दोस्तों नमस्ते, मैं राजेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका आर्यभट्ट मैथ्स गुरु चैनल में। जैसा कि मैं दिल्ली पुलिस के पुराने पेपर करवा रहा हूं 2023 के मैथ्स और रीजनिंग के, तो उसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं आपका 15/11/2023 शिफ्ट फर्स्ट का मैथ का पेपर। तो जरा देखिए, करते हैं इसको। इसमें पहला क्वेश्चन है जो आपके परसेंटेज चैप्टर का है और ये 14 तारीख वाली हर शिफ्ट में आया था और ये 15 वाले शिफ्ट में भी आ रहा है। 14 तारीख की तीनों शिफ्टों में किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये 15 तारीख की जो पहली शिफ्ट है उसके अंदर भी देखो बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या है, एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है। एक वस्तु है जिसकी कीमत है जो 20% कम कर दी जाती है, तो मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको स्टाइल बता रखी है सीधी। क्या, जैसे इसको पकड़ लीजिए आप 20% की कमी को, तो ऊपर लिखिए 20 और नीचे क्योंकि 20% की कमी हुई है तो नीचे 100 में से 20 कम कीजिए, क्या लिखेंगे 80 लिखेंगे और परसेंट के लिए इंटू में 100। अगर ये 20% की वृद्धि होती तो ऊपर लिखता मैं 20 और नीचे लिखता मैं 120 और इंटू में 100। अब मैं इसको काटता हूं बेटाओ, 20 चौके 80 और 4 से जब मैं 100 को काटूंगा तो कितना आएगा 25%। इस सवाल का आंसर आ जाएगा और ये हमने कई बार कर लिया है, इसलिए ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो ये प्रतिशत का एक सवाल है। ओके बेटाओ, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, अभाज्य संख्याओं के और परसेंटेज के सवाल हर एग्जाम में आए, हर पेपर में आए बेटाओ। इसमें कहता है 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 20 और 30 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें खुद का भाग जाए, किसी और संख्या का भाग नहीं जाए। तो 20 के बाद अभाज्य संख्या होती है 23 23 और फिर होती है 29। 23 और 29 यानी कि 20 और 30 के बीच केवल दो ही अभाज्य संख्या होती है, 23 और 29। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग कीजिए। तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529 और 29 का स्क्वायर होता है 841। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये आएगा 9 + 1 10, 4 2 6 और 1 7 और 8 और 5 13, 1370 इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि आपके बी ऑप्शंस में मौजूद है। तो आंसर इसका बी हो चुका है बेटाओ। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल है तीसरा। ये एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है जिसमें कहता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दी जाए तो दर 4% होती है, अगले 4 वर्ष के लिए दी जाए तो दर 8% होती है और 7 वर्ष के बाद की अवधि के लिए दी जाए तो दर 12% वार्षिक होती है। तो टोटल जो ब्याज है वो 27,600 रुपए प्राप्त हुआ है। तो राशि क्या है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन के लिए प्रिंसिपल के लिए सीधा सूत्र होता है, मूलधन अगर निकालना होता है तो ब्याज इंटू 100। क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय। बटे में क्या होता है, दर इंटू समय। लेकिन क्योंकि यहां पर दर और समय बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे दर गुणा समय। दर गुणा समय, पहली दर गुणा पहला समय प्लस दूसरी दर गुणा दूसरा समय और प्लस तीसरी दर गुणा तीसरा समय, ये लिखेंगे। ओके सर। अब आप देखेंगे कि जो ब्याज है वो है 27,600 रुपए। तो ब्याज लिखेंगे 27,600 इंटू 100। अब दर और समय की बात करते हैं। तो देखो पहली दर 4 है और समय कितना है 3 है, दर गुणा समय यानी कि 4 इंटू 3 हो गया। दूसरी दर जो है वो कितनी है, वो दर 8 है और समय 4 है, तो 8 इंटू 4 हो गया। तीसरी जो दर है वो 12% है और समय कितना ये देखना पड़ेगा। तो देखो टोटल समय 11 वर्ष है। टोटल समय क्या है, 11 वर्ष है। तो 3 वर्ष अगर ये हो गया, 3 साल ये हो गया, उसके बाद 4 साल ये हो गया, 7 साल तो हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल के बाद जो अवधि बचती है उसके लिए 12 है। तो 11 में से 7 साल हो चुके हैं, बचे कितने, 4 साल। तो ये लास्ट वाली जो दर है ना वो 4 साल के लिए। वो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। अब देखिए यह 27,600 इंटू में 100, यह है 12, यह है 32 और यह है 48।
इनको जोड़ते हैं तो ये आ गया आपका 92, 92 आ गया। क्या आ गया? 92, 92। अब सभी जानते हैं कि जो 92 है वो 23 से कटता है, 23 के पारे में आता है, तो मैं इसको 23 से काटता हूं। 23 चौके 92 और 23 एकम 23, 4 बचा, 23 दूनी 46 और 4 से आगे काटेंगे तो 4 तिया 12, 300 इंटू 100 आएगा, जिसका अर्थ 30,000 होता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो मेरे बच्चों 30,000 आएगा। बिल्कुल सही है, ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। ये सेकंड मैथ का सवाल है। इसमें कहता है एक गोले का व्यास कितना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2500 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। ये जो है, ये है जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपको गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। ध्यान रखें, जब मेंसुरेशन करते हैं तो जो चीज दी जाती है ना बेटा, उसी का फार्मूला लिखते हैं। अगर यहां पर आपको ये जो दिया हुआ है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा है, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं 2500 पाई बराबर, ये 4 है ही और ये पाई है ही, और आर स्क्वायर, आर तो हमें निकालना ही है, आर स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, चलो देखते हैं, काटते हैं भाई। तो पाई से तो गुरुजी पाई हटा दो, 4 से जब काटेंगे तो 4 छिक्के 24 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा और 4 पंजे 20 आएगा। ठीक है, 625 आया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 625 हो चुकी है। तो इसका मतलब जो यहां से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो जो आर की वैल्यू आएगी ना वो 25 आएगी, यानी कि त्रिज्या 25 आ गई। ये उसने डायमीटर व्यास पूछा है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो 25 का डबल कितना हो गया? 50। तो इस सवाल का आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। सी आंसर आ चुका है। तो ये एक सेकंड मैथ का सवाल है गोले का। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन भी सेकंड मैथ का है, मेंसुरेशन का है। ये सवाल मिक्स है, ये गोले का ही सवाल है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार बोलों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक बोल की त्रिज्या कितनी होगी? देखो क्या होगा, जब हम एक चीज को दूसरी चीज में बदलते हैं तो दोनों के वॉल्यूम समान होते हैं, दोनों के आयतन क्या होते हैं? समान होते हैं। तो गोले का आयतन, जो बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या 20 है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 20 है, तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 छोटी गोलों में बदला जाता है। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 20, तो हो गया 20 की पावर 3। ये तो हो गया एक गोले का आयतन। अब इस गोले से कितनी बॉल बनाई गई? 8 बॉल बनाई गई। इस गोले से कितनी बॉल बनाई गई? 8, छोटी छोटी 8 बॉल बनाई गई, जिसका आयतन भी क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि गोला और गोली शेप तो गोले का ही होता है, बस वो छोटी होती है और बड़ी होती है, त्रिज्याओं में अंतर होता है। तो सर इससे 8 गोली बनाई गई है, तो 8 गोली का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जो गोली बनाई गई है उसकी त्रिज्या नहीं दे रखी, तो मैंने इसको आर क्यूब मान लिया। अब काटने का देखो, काटने का जुगाड़ देखिए बताओ। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ओके गुरुदेव, ये होता है 20 का जब घन करते हैं तो 8000 आता है। क्या आता है? 8000। और ये कितना है? 8 इंटू आर क्यूब है। जब मैं 8 से काटूंगा तो 8 से ये 1000 बार कट जाएगा, तो आर क्यूब की वैल्यू हो गई 1000। जब आर क्यूब की वैल्यू 1000 होगी तो ये किसका घन है? ये किसका घन है? 1000, 10 का घन है, तो आर की वैल्यू हो गई 10। आर की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। तो जिसकी त्रिज्या की बात कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर आ चुकी है। आंसर इसका डी हो चुका है। ये भी एक सेकंड मैथ का सवाल है। दोनों सवाल वॉल्यूम के हैं, आयतन के सवाल हैं, और दोनों ही गोले के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये एचसीएफ एलसीएम का सवाल है कि 4 संख्या है 15, 35, 42 और 72 का एलसीएम क्या होगा? देखो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग चला जाए। इन्हें ऑप्शन से उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस में मुझे देखना है कि ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिस संख्या में इन सबका पूरा पूरा भाग चल जाएगा। तो मैं देखता हूं, मैं सबसे पहले 9 को तलाश करता हूं कि 9 का रूल आसान होता है, 9 का भाग चेक करना आसान होता है, क्योंकि 9 में अंकों का योग करके देखते हैं अगर आपको नॉलेज है तो
तो 72 में नो है, 72 में नो है, 72 में नो है, तो आंसर भी वही होगा जिसमें नो मौजूद होगा, जिसमें नो का भाग जाता होगा। नो कहां है सर? 7 और 2 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, इसका मतलब 72 में नो का भाग जाएगा, तो नो भी 72 का एक टुकड़ा है। तो इसका मतलब नो का भाग किसके अंदर जा रहा है? तो देखो यहां पर 5 + 2 7, इसमें नो का भाग नहीं जाएगा। 5 और 5 10 2 12, इसमें नो का भाग नहीं जाएगा। नो का भाग या तो इसमें जाएगा या नो का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि 5 2 7 और 9 हो रहा है, 5 2 7 और 2 9 हो रहा है। ठीक है साहब। इसके बाद क्योंकि दो विकल्प अभी, अगर केवल एक ही विकल्प बचता तो वही आंसर होता, लेकिन फिलहाल दो विकल्प बचे हैं। अब मुझे किसी और का भी चेक करना पड़ेगा। 15 में 5 और 3 है, 5 और 3 दोनों का भाग इसमें जा रहा है। 35 में 7 और 5 है, तो 5 का भाग तो दोनों में जा ही रहा है, लास्ट का अंक 0 या 5 है, 5 का जा रहा है। 7 को चेक करते हैं, 7 का चेक करते हैं। 7 तिया 21, 7 सिंह वैल्यू 7 का इसके अंदर तो जा रहा है सर। 7 का इसमें 7 दूनी 14, 6 बचा 62 हो गया, 7 2 56 सर, इसके अंदर नहीं जा रहा, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो इस सवाल को तुम ऑप्शन से उड़ा सकते हो। मेथड से भी इसको मैं बताता हूं। देखो मेथड में क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। 15 है, 35 है, 42 है और 72 है। तो एलसीएम निकालने की एक विधि होती है, जो क्या होती है जरा सुनिए। यहां पर सबसे बड़ी संख्या 72 है, 72 को मैंने उतार लिया। ओके, यहां उतार लिया, खत्म हो गया ये। अब इसको क्रॉस करते हैं। देखिए ये है, किससे कट रहा है सर? ये 6 से कट रहा है। 6 7 42 और 6 कम 6 6 दूनी 12। अब क्या 7 12 को काट पा रहा है सर? नहीं काट पा रहा, तो इसको यहां से हटाइए और इस परिवार में इसको उतार दीजिए 7 को। ठीक है, ओके। अब दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, आगे चलिए, आगे काटते हैं। सर 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब क्या 5 काट पा रहा है इसको? सर 5 इसको नहीं काट पा रहा है, तो 5 को इस परिवार से हटाइए और यहां उतार दीजिए, और यहां पर उतार दीजिए। ठीक है सर, आगे चलिए। अब बचा कितना? 15। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 हो गया, और 3 से 3 को जब काटेंगे तो कट जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। इसका मतलब यहां सारी संख्या साफ हो चुकी है, तो जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा, इनका गुणा आएगा, और जब इनको गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 और 35 को जब 72 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2520। तो एलसीएम निकालने का ये एक शॉर्टकट मेथड है। अगर इसको आपको सीखना है तो आपको फिर ऐप में जाना पड़ेगा और कोर्स लेना पड़ेगा, जो जल्दी ही स्टार्ट में कर रहा हूं, लाइव बैच। ठीक है, ओके। तो वहां विस्तार से हम चर्चा करेंगे, हर चैप्टर को डीपली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये सवाल समय और दूरी का है, और सबसे खतरनाक सवाल है। इसको पढ़ने में लगभग 2-3 मिनट चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको करना बड़ा आसान है, इसको करना बड़ा आसान है। तो जरा मैं, सवाल क्या कहता है? एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है, तो सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करें, सवाल करता हूं मैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं और इसको इंग्लिश वाले को हटा देता हूं। यहां देखते हैं, देखो भाई, ब्लैक करते हैं इसको, ये आ गया। अब जरा पढ़ते हैं सवाल। अरे यार बड़ा ज्यादा कुछ हो गया ये देखो। हाँ भाई, व्हाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये लो साहब, ओके। अब सुनो, ये सवाल क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक सुरंग है एमएन, ये है एक सुरंग है भाई, एमएन सुरंग है, इसका नाम है एम, और एन एक सुरंग है। जरा धैर्य रखना, अच्छा, बड़े आसानी से समझाऊंगा। एमएन की दूरी जो है, एमएन की टोटल दूरी है जो 2/5 मापी गई। एमएन की टोटल दूरी पता नहीं कितनी है, नहीं पता, लेकिन कह रहा है एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 मापी गई दूरी है। एक ट्रेन एमएन सुरंग के पास पहुंचती है, सुरंग के अंदर एक कुत्ता एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो एम प्रवेश द्वार से एमएन की 2/5 दूरी है। यानी कि मैंने ये मान ली कि टोटल सुरंग है, टोटल जो सुरंग है वो 5 मीटर की है, टोटल सुरंग 5 मीटर की है, और कुत्ता है जो इस कुत्ता का है 2/5। जो एम से जो नापोगे तो कुत्ता टोटल सुरंग की 2/5 दूरी पर स्थित है। तो मैंने मान लिया टोटल दूरी सुरंग की 5 है, और कुत्ता यहां से एम से 2 मीटर की दूरी पर है। तो यहां पर है एक डॉग, यहां पर है एक डॉग है भाई, कितने मीटर की दूरी पर सर? यहां से यहां पर मान लो, अरे कहां जा रहा है तू यार, यहां से मान लो
ये जो दूरी है, ये दूरी है 2 मीटर की दूरी है। यहां पर एक कुत्ता है, यहां पर एक कुत्ता है, ठीक है साहब। आगे चलो, यानी टोटल सुरंग की दूरी मैंने मान ली 5 और कुत्ता है जो यहां से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, एम से। अब ये कह रहा है कि जब ट्रेन एक सीटी देती है तो कुत्ता दौड़ता है। अब यहां से कहीं से एक ट्रेन आ रही है, यहां से भाइयों दूर डगर से एक ट्रेन आ रही है, ये एक ट्रेन आ रही है बेटा, ये एक ट्रेन आ रही है, ये एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन सुरंग की ओर आ रही है। अब कुत्ता क्या होता है, कुत्ता जैसे ये सीटी मारती है तो कुत्ता है जो इस ट्रेन की ओर दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है, ठीक है, ट्रेन से दूर नहीं भाग रहा है बल्कि मरने के लिए ट्रेन की तरफ ही भाग रहा है। तो जब ये इधर भाग रहा है तो ट्रेन इसकी ओर आ रही है, और ये ट्रेन इसको यहां पर मिलती है, ये ट्रेन जो है इसको यहां पर मिलती है, यानी कि कुत्ता तो पहुंच गया यहां और ट्रेन पहुंच गई यहां। चलो भाई पहुंचो, यहां पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई। ओके क्लियर? यानी कि कुत्ते ने जब यहां से भागना शुरू किया इसकी तरफ तो कुत्ता तो इसके मुहानों पर आ गया और ट्रेन भी इसके मुहाने पर आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब ट्रेन ने जितने समय में यहां से यहां तक की दूरी तय की है उतने समय में कुत्ते ने 2 मीटर की दूरी तय करी है। यानी कि ट्रेन कहीं से भी चली, मान लो ट्रेन यहां से चली है, ट्रेन है इस जगह से चली थी, ट्रेन यहां से यहां चली, ठीक है, तो कुत्ते ने 2 मीटर की दूरी तय करी। यानी कि आपको यह ध्यान रखना कि जब भी ट्रेन अपने इस कहीं पर भी होगी लेकिन जब यहां तक पहुंचेगी तो कुत्ता है जो टोटल 2 मीटर की दूरी तय करेगा, ये आपको मान के चलना है। ट्रेन कहीं पर भी खड़ी होगी लेकिन जब ये यहां इसको इसकी ओर चलेगी तो कुत्ता यहां तक आएगा। कुत्ता है जो 2 मीटर की दूरी तय करता है जब ट्रेन इसके मुंह पर पहुंचती है, सुरंग के मुंह पर पहुंचती है। अब स्थिति दूसरी बदल गई है, अब स्थिति दूसरी कंडीशन है। अब हो क्या रहा है कि अब बात ही हो रही है कि मैं जरा इसको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब बात ही हो रही है कि कुत्ता तो अब क्या हो रहा है कि ट्रेन आ रही है, वहीं से आ रही है, ट्रेन जहां पहले से आ रही थी वहीं से आ रही है, ट्रेन जहां पहले से थी वहीं से आ रही है, ठीक है, लेकिन कुत्ता अब की बार इधर नहीं भागता है, कुत्ता अब की बार इधर नहीं भागता है, ये 2 मीटर की दूरी है, ये कुत्ता यहां बैठा हुआ है यहां। अब दूसरी कंडीशन में जो कुत्ता है इधर नहीं भाग रहा है बल्कि कुत्ता इधर भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है। अब कुत्ता इस तरफ भागेगा तो आपको पता है कि जब ट्रेन यहां पर पहुंचेगी, जब ट्रेन यहां पर पहुंचेगी बेटा, यहां पहुंचेगी तो कुत्ता है वो 2 मीटर की दूरी भागेगा, कुत्ता 2 मीटर दूरी भागेगा, इधर नहीं भाग कर इधर भागेगा। तो जब ट्रेन यहां पर पहुंची दूसरी कंडीशन में तो कुत्ता अब की बार इधर नहीं भाग रहा है बल्कि कुत्ता इधर भाग रहा है। तो ये कुत्ता अब भी इधर ही भागा, इस तरफ भागा और कुत्ता यहां पर आ गया, ठीक है। यानी कि ट्रेन इधर जा रही है तो कुत्ता पहले तो इधर आ रहा था तो 2 मीटर की दूरी पर इस तरफ आ रहा था, लेकिन अब जब ट्रेन इधर जाए, ट्रेन अब पहले भी इधर ही आ रही है तो कुत्ता इधर भाग रहा है। तो जब भी ट्रेन इसके मुंह पर पहुंचेगी, सुरंग के मुंह पर, ये 2 मीटर की दूरी तय करेगा, चाहे इधर आए चाहे इधर आए। तो इसका मतलब है ट्रेन जब यहां पर खड़ी है तो कुत्ता है जो यहां पर है, इस समय यहां पर है। ओके, अब ये कहां मिलेंगे, जब कुत्ता इस जगह पहुंच जाएगा तो ट्रेन भी इस जगह पहुंच जाएगी। तो मुझे बताओ ट्रेन कितनी दूरी तक करेगी, ट्रेन इस समय यहां पर है और जब यहां भागेगी तो टोटल दूरी कितनी है, ये 5 है, टोटल दूरी कितनी है 5 है भाई साहब, यानी कि 2 यहां तक हो गई, 2 यहां तक हो गई, तो ये 1 है। तो ट्रेन और डॉग इनके द्वारा तय गई दूरी कितनी है सर, कुत्ता इस समय यहां पर है और ट्रेन यहां पर है। तो जब कुत्ता यहां पर पहुंचेगा तो कुत्ता दूरी तय करेगा 1, क्योंकि कुत्ता इस समय यहां पर है। जब ट्रेन इस जगह है तो कुत्ता इस जगह, तो जब ये मिलेंगे तो कुत्ता तो यहां पहुंच चुका होगा, मुंह पर ही तो मिलेंगे, तो कुत्ते ने तो 1 दूरी तय करी और ट्रेन यहां से और यहीं पर तो मिलेंगे, तो ट्रेन ने यहां तक कितनी दूरी तय करी सर, ट्रेन 5 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है साहब। अब करो इसकी स्पीड क्या होती है, तो जो दूरी का अनुपात होता है वही स्पीड का होता है, जो दूरी का अनुपात होता है वही स्पीड का होता है। तो दूरी का अगर 1:5 है तो स्पीड का भी 1:5 होगा। तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। एक बार में आपकी समझ में नहीं आया है, टेंशन ना लो, मैं दूसरी बार इसको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है कुछ भी नहीं, थोड़ा सोचना है, एक बार मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा, बड़ा शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको
समझा दिया है। देखो समझो जरा, अब मैं इस सवाल को हटा रहा हूं और मैं खाली सवाल मुझे याद हो गया है, अब मैं इसको समझाता हूं तरीके से। देखो बेटाओ, सुनना गौर से। ये जो है, ये यहां पर एक सुरंग है बेटाओ, यहां पर क्या है, एक सुरंग है, ये एक सुरंग है जिसकी वास्तविक लंबाई ये m है और ये क्या है, n है। और कुत्ता है जो सुरंग की, कुत्ता है जो m बिंदु से 2/5 दूरी पर बैठा है, 2/5 दूरी पर ये सुरंग पर यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, ये इस जगह बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं ना, टोटल दूरी अगर मैं 5 मानता हूं, टोटल दूरी अगर 5 है तो कुत्ता है जो 5, भाई 5 का जब तुम 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल दूरी 5 मान लेता हूं तो कुत्ता है जो 2/5, कुत्ता है जो 2/5 यानी कि यहां पर बैठा हुआ है, ये इस जगह बैठा हुआ है, सुरंग के यहां बैठा हुआ है, ये सुरंग है, ये सुरंग का गेट है, ये एंट्री है, ये प्रवेश द्वार है और ये सुरंग का निकास द्वार है। ओके ठीक है सर। अब ट्रेन है जो सुरंग की ओर आ रही है, ट्रेन है बेटाओ वो सुरंग की ओर आ रही है, तो मैं एक ट्रेन बना लेता हूं, मैं एक ट्रेन बना लेता हूं, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है बेटाओ, ये एक ट्रेन है, एक ट्रेन है बेटाओ, ये कहीं से भी आ रही है, ये ट्रेन है जो कहीं से भी आ रही है, ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। अब जरा सुनो कि दो कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ट्रेन हॉर्न मारती हुई आ रही है, कुत्ता एकदम से डर जाता है, कुत्ता यहां पर बैठा हुआ है, कुत्ता है जो डॉग है वो इस जगह बैठा हुआ है बेटाओ, डॉग है जो इस जगह बैठा हुआ है। ट्रेन सीटी मारती है तो कुत्ता बेचारा, कुत्ते को नहीं पता होता ट्रेन कहां से आ रही है, ट्रेन यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो कुत्ता है जो ट्रेन की ओर भागता है, इसके प्रवेश द्वार की ओर भागता है सुरंग की। जैसे ही ट्रेन यहां पहुंचती है, जैसे ही ट्रेन ट्रेन यहां पहुंचती है, इस जगह इसके प्रवेश द्वार पहुंचती है, तो कुत्ता भी यहीं पहुंच जाता है, कुत्ता भी यहीं पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने 2 मीटर की दूरी तय करी, कुत्ते ने 2 मीटर की दूरी तय करी, यानी कि ये हमेशा ध्यान रखा जाए, ट्रेन जब आएगी तो कुत्ता किधर ही भागे, चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, 2 मीटर की दूरी तय करेगा। कुत्ता है जो चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, ये टोटल 2 मीटर दूर भागता है जब भी ट्रेन इसके प्रवेश द्वार पर पहुंचेगी। ठीक है साहब, तो जब इधर भागेगा तब भी 2 मीटर तय करेगी, और जब इधर भागेगा, और जब कुत्ता इधर ना भागकर यहां ना भागकर इधर भागेगा, तब भी कुत्ता 2 मीटर की दूरी ही तय करेगा, कुत्ता 2 मीटर की दूरी तय करेगा। तो दूसरी कंडीशन में यही करा है, तो ये 2 दूरी है, ये दूरी है, तो ये कितनी दूरी बची, 1 बची। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ट्रेन दोबारा से अब इधर आ रही है, लेकिन कुत्ता आपके बार इधर ना भाग के इधर भागा है, तो जैसी ट्रेन यहां पहुंचेगी, इसके प्रवेश द्वार पहुंचेगी, तो कुत्ता इस तरफ भागा और उसने 2 मीटर की दूरी तय कर ली। यानी कि इस समय जब ये प्रवेश द्वार पर है, जब ट्रेन प्रवेश द्वार पर है, तो जो कुत्ते महाराज जी हैं, जो कुत्ता महाराज है, जो कहां पर है, जो गुरुजी यहां पर बैठा है, कुत्ता यहां बैठा है, इस जगह बैठा है, ये डॉग है, ये क्या है, ये डॉग बैठा हुआ है गुरुजी, ये क्या है, डॉग बैठा हुआ है, ये डॉग बैठा हुआ है, ये ठीक है, यहां बैठा हुआ है। अब क्या होता है कि ट्रेन यहां पहुंच गई और कुत्ता यहां पहुंच गया, लेकिन बात ये होती है कि जब कुत्ता यहां पहुंचेगा, इस जगह पहुंचेगा, तो ट्रेन भी यहीं पहुंच जाएगी। तो बताइए कि कुत्ते ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की, सर 1 मीटर की, और ट्रेन ने यहां से यहां तक, क्योंकि मिलेंगे यहीं पर, पहले यहां मिल रहे थे प्रवेश द्वार पर, अब यहां मिल रहे हैं, तो कुत्ते ने कितनी दूरी तय की, सर कुत्ते ने जब ये यहां पर थी तो कुत्ता यहां पर था, तो जब यहां पहुंचेंगे तो कुत्ता 1 मीटर की दूरी तय करेगा, और ट्रेन है जो 5 मीटर की दूरी तय करेगी, ट्रेन 5 मीटर की दूरी तय करेगी। ये दूरी है, ये डॉग की है, ये डॉग की है, और ये किसके, ट्रेन की है। ये क्या है, दूरी है। मुझे दूरी नहीं, मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड। तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका होगा, चाल का होगा, जबकि चाल और समय उल्टे होते हैं, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही स्पीड का होगा, तो इनकी स्पीड का अनुपात 1:5 हो गया। बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया, इससे बेटर मैं नहीं समझा सकता, आसानी से मैं आपको समझा चुका हूं विद डायग्राम के माध्यम से।
ठीक है, तो ये सवाल आपको मैंने करा दिया है बेटाओ, अच्छी तरीके से आप आराम से पढ़ लेना, देख लेना, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये आसान सवाल था, ये एक आसान सवाल था, नहीं इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 8वां सवाल क्या कहता है? 8वां सवाल कहता है एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ गई है। 2 साल में, हर साल 25% नहीं बढ़ी है, बल्कि 2 साल में टोटल 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है सर। इस वर्ष कीमत 120 रुपए से बढ़कर 140 हो गई, तो अगले वर्ष कितनी वृद्धि हुई? देखो, मूल जो कीमत है, मूल जो कीमत है वो कितनी है? 120 है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद, एक साल बाद ये हो गई 140, ठीक है साहब। और 2 साल में टोटल बढ़ी है 25%, 2 साल में 25% बढ़ी है, तो 2 साल में कितने हो गई सर? ये 2 साल में हो गई है, 2 साल में हो गई है 25% बढ़ जाएगी। तो 120 में अगर मैं 120 में अगर मैं 25% की वृद्धि करता हूं, तो 120 में 25% की वृद्धि होगी, 125 बटा कितना? 100। ये अगर मैं काटूंगा, इसको मैं काटूंगा तो आएगा 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 4 तिया 12 और 30 पंजे 150, यानी कि 150 हो गई है। यानी कि 2 साल बाद ये 150 हो गई है, जबकि 1 साल बाद 140 हुई है। तो कह रहा है ये कितनी वृद्धि है? ये जो वृद्धि हुई है, जो ये वृद्धि हुई है, ये कितनी हुई है? तो सर जी 140 है ना? यस सर। अब 1 साल बाद 140 हुई है, जबकि 2 साल बाद 150 हुई है। तो कह रहा है कि इस साल कितनी वृद्धि हुई है? तो इस साल 10 की वृद्धि हुई है, 140 से 150 हुई, 10 की वृद्धि हुई है। और परसेंट वृद्धि की बात करें, परसेंट वृद्धि कितने की हुई है? तो सर ये वृद्धि 10 की हुई है, और ये वृद्धि कहां किस पे हुई है? 140 पे हुई है। ये 140 पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि जो 10 की हो रही है 140 पे हो रही है, तो बट्टे में 140 आएगा और इंटू में क्या आएगा? 100 आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ एकदम से, जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिग्नल जा चुका था ना, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, हम नहीं जाएगा, चल जाएगा तो कोई बात नहीं, सेकंडों में आ जाएगा वापस। 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना आ गया? ये आ गया 50/7 आ गया। भाग देंगे तो 7 7 49 आएगा, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, एक बचेगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी क्या आएगा? 7.14% आंसर सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा बेटा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में सबसे छोटा अनुपात क्या है? इसका अर्थ है 17/25। देखो ये कट रहा है 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ये कट गया 5 तिया 15 और 5 चौके 20, और नहीं कट रहा। तो एक तो 17/25 है, एक है 1/3 है, एक 3/4 है, ए ये है, ए विकल्प ये है, बी विकल्प ये है, सी विकल्प ये है, और डी विकल्प क्या है? 21/25 है। अब कह रहा है सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा? तो आप ये देखो, एक तो तरीका इसका ये होता है, बड़ा छोटा सा आसान सा होता है, कि ये इसका 17 दूनी 34 होता है, ये 1 गुणे से कुछ ज्यादा है, ये 1 गुणे से कुछ ज्यादा है, ये 3 गुणा है, ये कितना गुणा है? 3 गुणा है, 1 तिया 3, ये भी 3 एकम 3, 1 गुणे से कुछ ज्यादा है, 1 गुणे से कुछ ज्यादा है, और ये भी 1 गुणे से 21 एकम 21, 1 गुणे से कुछ ज्यादा है। तो सबसे बड़ा अंतर किसका है? सबसे बड़ा अंतर इसका, ये तो 3 गुना है, ये 1 गुना, ये 2 गुना भी नहीं है, ये भी 2 गुना भी नहीं है, ये 2 गुना नहीं बल्कि ये 3 गुना है। तो जो सबसे ज्यादा अंतर होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, वही सबसे जो सबसे बड़ा अंतर होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या बी होगी, 1/3 आंसर आएगा बी आंसर। एक तरीका तो बताओ इसका ये है, एक तरीका तो बताओ इसका ये है, ठीक है। ओके क्लियर, एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है? तो आपको यहां तो क्या देखा आपने कि ये 17 दूनी 34, ये 2 गुना भी नहीं है, ये भी 3 दूनी 6, 2 गुना भी नहीं है, ये भी 2 गुना नहीं है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है। तो जो सबसे ज्यादा अंतर होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। एक तरीका ये है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा तरीका, दूसरा ये है, वर्ग गुणा करो, 17 तिया 51 और 25 एकम 25, ये 51 आएगा और ये 25 आएगा। तो बड़ा ये 51 आएगा और ये 25 आएगा। तो छोटा कौन है? ये वाला है। छोटा कौन सा है? ये वाला है। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलो। 4 एकम 4 और 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 3 तिया 9, छोटा कौन सा है? 4 वाला, ये वाला छोटा है, तो इसको छोड़ दो। अब वर्ग गुणा करो,
25 से कम 25 और 21 63, ये 25 है ये 63 है, तो 25 छोटा तो सबसे छोटा ये हुआ 1/3। तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं बेटा, उसके कई तरीके होते हैं इसके। अगला सवाल समय काम मजदूरी के चैप्टर है मिश्रण अनुपात का। इसके अंदर क्या है, क्या क्या चीजें, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो व्यक्ति है, मैन है, एक क्या है घंटे हैं, एक क्या है कार्य है, कार्य को लास्ट में लिखेंगे, एक दिन है और एक वर्क कार्य है। अब इसको जमाइए। सर 25 तो व्यक्ति है और 15 घंटे हैं और दिन कितने हैं 8 और कार्य कितना है, कार्य कितना है 5 इकाई। ठीक है सर, आगे चलो। अगले में 12 तो व्यक्ति हैं, घंटे कितने हैं 20 और दिन निकालने हैं और कार्य कितना है 10 इकाई। अब इसको मैंने समझाया हुआ है, वीडियो देख सकते हैं आप, मिश्रण अनुपात चैप्टर का समय काम मजदूरी का, कि इनमें कार्य उल्टा होता है। क्या होता है? कार्य उल्टा होता है, यानी लाइन एस चलती है सीधी चल के और जैसी कार्य आएगा लाइन टेढ़ी हो जाएगी, शव उल्टा हो जाएगा। कार्य उल्टा होता है तो यहां तक चलेगी और कार्य पर उल्टा कर देना, और यहां चलेगी शव और जैसी कार्य आएगा तो उल्टा कर देना, कार्य पर लाइन उल्टी हो जाएगी बेटा, कार्य पर लाइन उल्टी हो जाएगी। अब करना क्या है? गुणा करना है। सर यह है 25 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 10, ये तो हो गया 25 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 10 बराबर किसके 12 इंटू 20 इंटू एक्स इंटू 5। अब मुझे एक्स का मान चाहिए, अब मुझे एक्स का मान चाहिए तो काटाकुटी स्टार्ट कीजिए। तो देखिए काटते मिटाओ, ये हो गया गुरुजी 55 25, ओके, 0 से 0 कट गया, ओके, और ये हो गया 4 दूनी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और कुछ, यस सर, और कट रहा है, ये कट रहा है 3 पंजे 15 और इस 2 से ये 2 भी कट गया, यहां बचा 5 गुणा 5 25 आंसर आ जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा 25, इधर क्या बचा एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या गई 25, तो आंसर 25 आ चुका है, बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये बट्टे का सवाल है। कह रहा है मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया, यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपए तो उसका क्रम लेकर करो। देखो बताओ, किसी भी सवाल में अगर छूट और लाभ या हानि में से कोई एक आ जाए, लाभ या हानि में से कोई एक आ जाए तो सीधा सीपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य एमपी, क्रय मूल्य और एमपी अंकित मूल्य का बीच का संबंध आ जाएगा। कोई भी सवाल पढ़ रहे हो आप बट्टे का, और सवाल को पढ़ते हुए बट्टा और लाभ और हानि में से कोई एक आ जाए तो आप सीपी और एमपी के बीच का अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि छूट का उपयोग, डिस्काउंट का उपयोग अंकित मूल्य के नीचे नहीं करना है, वो सीपी के नीचे करना है, और लाभ का उपयोग सीपी पे ना करके अंकित मूल्य पे करना है, उल्टा करना है। वैसे अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होता है, लेकिन डिस्काउंट का उपयोग यहां अंकित मूल्य मत करना इस स्टाइल में, बल्कि क्या करना सीपी के नीचे करना है, और लाभ का उपयोग अंकित मूल्य के नीचे करना है। तो 10% की छूट है तो 10 की छूट हो गई 90 हो गया, तो 90 लिखेंगे सीपी के नीचे। छूट का उपयोग करना है सीपी के नीचे और लाभ का उपयोग करना है अंकित मूल्य के नीचे। लाभ हो रहा है 5% का, तो कितना हो गया 105 हो गया, ये लो साहब, ओके। अनुपात में कट जाती चीजें, ये हो गया किससे कट रहा है 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90 और 15 सत्ते 105। गुरुदेव क्रय मूल्य और अंकित मूल्य सीपी और एमपी का अनुपात आ गया 6:7। क्वेश्चन में एमपी दे रखा है, क्वेश्चन में एमपी दिया हुआ है, क्वेश्चन में एमपी दे रखा है कितना 1050 और आपको सीपी निकालना है। तो एमपी 2 बार आ गया, एमपी ये भी और एमपी ये भी है, तो जब एक ही चीज 2 बार आ जाती है तो हम स्टाइल काम लेते हैं जो ऊपर वही नीचे। तो ऊपर आएगा 1050 सवाल में दिया गया एमपी, नीचे आएगा 7 एमपी ही आएगा, ऊपर भी एमपी नीचे भी एमपी। निकालना क्या है सीपी, तो 6 से गुणा कर दीजिए, काटिए 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और 15 छिक्की 90, 900 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 900 कहीं विकल्प में बिल्कुल है, तो बी इसका आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये किस्त का सवाल है भाई, ये किस्त का सवाल है।
ऋण पर 66,550 रुपए की राशि ली जाती है, ठीक है, ओके, ये मूलधन हो गया, उधार हो गया, मूलधन हो गया 66,550, ये मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, ओके साहब, और 2 किस्तों में चुकाया जाता है, 2 किस्तों में, 2 समान किस्तों में चुकाया जाता है, जबकि दर कितनी है, 20% वार्षिक है। 20% वार्षिक का अर्थ होता है 1/5, 20% मतलब 20/100 कितना होता है, 1/5 होता है। तो इसको किस तरीके से करना है, मूलधन लिखना है, यहाँ पी प्रिंसिपल और अमाउंट मिश्रधन लिखना है। अब मूलधन तो नीचे होता है, ये मूल है 5, और मूलधन 5 है तो 1 रुपया अगर ब्याज लगेगा तो मिश्रधन 6 हो जाएगा, तो ये होगा 5:6 हो गया, ठीक है सर जी, 1 साल का। दूसरे साल का पावर 2 कर दो, ये पावर 2 और ये भी पावर 2, ये दूसरी किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई, ठीक है साहब, ओके सर। तो ये हो गया 5/6, 2 बार, ये 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2। अगर 3 साल होती तो आगे चलता मैं 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3 लिखता, और 4 होती तो 5 की पावर 4, 6 की पावर 4 लिखता, ठीक है बेटा। अब ये किस्त है, ये इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये मूलधन आएगा, इनको जोड़ूंगा तो मैं मिश्रधन आएगा, लेकिन ये किस्त है, ये किस्त है, पहली किस्त 6 रुपए, दूसरी किस्त 36 रुपए, जबकि उसने कही है कि 2 समान किस्त होनी चाहिए, 2 समान किस्त होनी चाहिए। तो भैया किस्त अगर ये 36 रुपए की है तो एक किस्त भी समान करो, 36 करो, तो इंटू क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे, तो दोनों किस्त क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ये भी 36 हो जाएगी और ये भी 36 हो जाएगी। तो इसको अगर 6 से गुणा किया है तो 6 से गुणा यहां भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये होगा 6×5 = 30 और 5 का स्क्वायर 25, 30 में अगर 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 55 आएगा। ये 36 है और ये भी 36 है, 36 और 36 कितना हो गया, 72 हो गया। अब वही ये हमारे पास क्या है, मूलधन है, तो उसके हिसाब से मूलधन कितना है, 66,550 है, और हमारा मूलधन कितना आया है, 55। तो जो ऊपर वही, नीचे ऊपर मूलधन, नीचे मूलधन, और मुझे किस्त निकालनी है, प्रत्येक किस्त निकालनी है, तो किस्त तो ये है, ये कितने किस्त है, 36 की, तो इंटू में किस्त हो गई 36 की। अब काटिए, 11×5 = 55, 11×5 = 55, 11×6 = 66, फिर 0 बचेगा क्योंकि 2 अंकों में एक साथ भाग देंगे, फिर 11×5 = 55 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 1210 आ गया। अब गुणा करते हैं, 36 एकम 36 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है साहब। 36 एकम 36, 36 का 6 हासिल लगे 3, 36 दूनी 72, 72 और 3 75 का 5 हासिल लगी 7, और 36 एकम 36 और 7 होता है 43, 43,560 कहीं है क्या, बिल्कुल है। आंसर क्या हो गया, सी हो गया, आंसर क्या हो गया, सी हो गया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 कह रहा है, ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है और उनके वर्गों का एवरेज चाहिए। तो प्राकृत संख्या लगातार संख्या है, प्राकृत नेचुरल नंबर है, तो इनके औसत का सूत्र होता है n+1, 2n+1 और बटे में 6, ये इनके प्राकृत संख्याओं के वर्गों के एवरेज का सूत्र होता है बेटा। जहां n की वैल्यू कितनी है, 9 तक, 9 है, n की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो n बराबर 9 रख दीजिए। तो जब 9 रखोगे तो 9 + 1 कितना आएगा, 10 आएगा। ये 9 दूनी 18 और 1 क्या आएगा, 19 आएगा, और बटे में क्या आएगा, 6 आएगा। काटिए, 2 × 6 और 2 × 10, 19 × 95 बटे 3 आएगा, भाग देंगे, 3 × 9, 3 एकम 3, 31 सही 2/3 आ जाएगा, 31 सही 2/3 आ जाएगा। आंसर बी आ चुका है, बी आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इसका मैसे पे निकालना है। मैसे पे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इसके अंदर इन तीनों में चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, ठीक है। तो यह सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 का भाग 12 दूनी 24 नहीं जा रहा, ये नहीं हो सकता आंसर। इससे छोटा 8 है, 8 का भाग सर इसमें तो जा रहा है 8 × 24, 8 दूनी 16, लेकिन 8 का भाग इसमें जा रहा है 8 एकम 8, 8 7 56, इसमें भी जा रहा है 8 का भाग, इसमें जा रहा है 8 × 5 = 40, बचा 36 नहीं जा रहा, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा। 4 का भाग सर 4 का भाग लास्ट के 2 अंकों में देख लो, इसमें जा रहा है 4 एकम 4, 4 चौका 16, सर इसमें भी जा रहा है 4 नाम 36, सर इसमें भी जा रहा है, तो बिल्कुल ये संख्या है जो 4 से डिवाइड है, तो आंसर क्या गया, बी हो गया, ठीक है। मैंने 12 से बड़ी संख्या से इसलिए स्टार्ट किया है कि मैसेपे का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन, एचसीएफ हायर कॉमन, बड़े से बड़ा कॉमन, तो इसलिए बड़ी संख्या से स्टार्ट करना है। एंड अंतिम सवाल है किसका, लाभ हानि का सवाल है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं बेटाओ, एक तरफ तो रखते हैं रुपये और एक तरफ रखते हैं वस्तु। रुपये को हम सीपी मानते हैं और वस्तु को हम एसपी मानते हैं। अब देखो ध्यान देना,
ये कहता है कि 300 रुपए में आपने 1 किलोग्राम, प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम खरीदा। 1 किलोग्राम का अर्थ था, क्योंकि ये वाली चीज ग्राम में, इसलिए मैं इसको 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेता हूं, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 300 रुपए में 1000 ग्राम आपने अमरूद खरीदे, और जब बेचने की बारी आई तो आपने 25 रुपए में 100 आम बेचे। 25 रुपए में 100 ग्राम बेचे। ठीक है सर, अब क्या करें? अब इनकी स्टाइल होती है वर्ष गुणा कर दो। तो इसको इससे करोगे तो आएगा 3 के बाद 1 2 3 4 जीरो, और इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा 25 के बाद कितने? 3 जीरो। ये हो गया सीपी, हो गया एसपी। काट लीजिए, काट लीजिए बेटाओ। काटेंगे तो ये हो गया 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और 5 छंगे 30 और 55 25, यानी कि 6 रुपए में खरीदी है और 5 रुपए में बेची है, तो उसको लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुई है। हानि हुई कितने की? 1 की। हानि हुई कितने की? 1 की। ठीक है सर, परसेंट हानि 1 बटे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा सीपी नीचे आएगा, तो बटे में आएगा 6 और इंटू में आएगा 100। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 50 बटे 3 आया, जिसका अर्थ है 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, 16 पॉइंट हानि हो रही है। 16 पॉइंट, तो लाभ तो हो ही नहीं सकता, हानि हो रही है 16.67 की। ये लो साहब, और ये अपन ने सारे सवाल कर लिए हैं बेटाओ। तो अब अगला टेस्ट यानी कि इसकी सेकंड शिफ्ट का मिलते हैं जल्दी ही, कल या परसों, कभी मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं, जब मेरे को मौका मिलता है, जब मैं डाल देता हूं। टाइम की बड़ा अभाव होता है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग भी और भी कई चीजें हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ना पसंद भी आए तो लाइक और शेयर तो कर दो। ठीक है, ओके, ताकि हम हौसला अफजाई होती रहे और आपको पढ़ाते रहें। ठीक है, ओके बेटाओ, बाय बाय।